हेलो स्टूडेंट, अब तक हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस के बायोटेक के चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टूल्स में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूल्स। फर्स्ट वन इज एंजाइम, जिसमें हमने मेन एंजाइम पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेकंड वन वेक्टर डीएनए में वेक्टर डीएनए की प्रॉपर्टीज़ और कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद थर्ड टूल था पैसेंजर डीएनए, मींस डिजायर्ड जीन, और डिजायर्ड जीन कैसे ऑब्टेन करना उसके मेथड बताए थे, रैंडम डीएनए मेथड, cDNA मेथड एंड सिंथेटिक डीएनए मेथड। एंड द फोर्थ वन इज द होस्ट सेल, जिसमें हमें कुछ नहीं करना था। ये वो सेल थी जिसमें हमें फाइनली जीन ट्रांसफर करना है, तो हमें केवल उसको एक कल्चर करके रेडी रखना होता। लास्ट में मैं ये भी बता रहा था कि नॉर्मली बुक्स में कई बार टूल्स में हमें एंजाइम और वेक्टर ही दिए जाते हैं, क्योंकि पैसेंजर डीएनए और होस्ट सेल प्रोसीजर में भी आ जाती है। हालांकि हमने तो टूल्स में पढ़ी है कि डिजायर्ड जीन कैसे ऑब्टेन करना है, प्रोसीजर में भी आएगा। एनसीईआरटी ने उसको अलग से टूल्स में नहीं दिया है, प्रोसीजर के साथ साथ ही बता रहा था। एनसीईआरटी में टूल्स कहाँ क्या है, मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विषय आपको एनसीईआरटी में बताया भी था। पेज नंबर 195 पर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें सीधा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझाया, कैसे वो डिस्कवर हुआ, कैसे उसका नॉमेनक्लेचर है, कितने टाइप के हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप आराम से पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो ये कंटेंट, फिर पेज नंबर 196 का कंटेंट, ये पूरा जो है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में ही है। हालांकि ये जो डायग्राम है ये हम आगे यूज़ करेंगे प्रोसीजर, थोड़ा इसमें क्या चीज़ें आगे पीछे शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये डायग्राम हमारा आगे काम आएगा। बाकी ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ये पूरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और उसके नॉमेनक्लेचर को लेकर के है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर का जो टूल आता है, ये सब चीज़ें जो है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में दे रखी है, लेकिन ये सब प्रोसीजर की चीज़ें हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये प्रॉब्लम है, प्रोसीजर बहुत स्कैटर्ड है, कुछ चीज़ें आगे हैं कुछ पीछे है, तो हम उसको थोड़ा असेंबल करके नंबरिंग कर लें, ठीक है। टूल्स का सेकंड पार्ट शुरू होता है पेज नंबर 198 पर क्लोनिंग वेक्टर के नाम से, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर में ये पैराग्राफ वेक्टर क्या है उसके बारे में जनरल बात कर रहा है, और ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की बात की है इन्होंने, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कोई बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं कि लाइन टू लाइन हम पढ़ के बता, मैं सिर्फ आपको लोकेशंस बता रहा हूँ। उसके बाद में वेक्टर की ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। यहाँ जो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में दिया है इसमें हाई कॉपी नंबर की बात कही है, जो मैंने आपको बताया था कि ORI होनी चाहिए और वो हाई कॉपी नंबर होनी चाहिए। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज का जैसे डीएनए है, तो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल वायरस होता है वो अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है, और इसीलिए हम उसको एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। और यहाँ लिख रहा है कि वो बैक्टीरियोफेज डीएनए का बहुत हाई कॉपी नंबर होता है, मतलब वो डीएनए सेल में जाते ही खूब सारे डिवीजन रिप्लिकेशन से खूब सारे डीएनए मॉलिक्यूल बना देते हैं, और इसी वजह से हम उसको एज ए वेक्टर काम में लेते हैं। साथ में प्लाज्मिड की भी बात कह रहा है कि प्लाज्मिड भी 1 से लेकर सैकड़ों हो सकते हैं एक सेल के अंदर, और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी होते हैं। और प्लाज्मिड का डिवीजन रिप्लिकेशन जो है सेल के डिवीजन से कोई रिलेशन नहीं, अपने लेवल पर होता है। तो ये सब इसीलिए एज ए वेक्टर काम आते हैं, ठीक है। और भी अगर हमें वेक्टर डेवलप करने होते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चाहिए होती है क्लोनिंग वेक्टर को लेकर। तो ये आपको बताई थी, सबसे पहले था ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है, मतलब उसके अंदर ORI होनी चाहिए। ORI वैसे हमने डीएनए रिप्लिकेशन में भी पढ़ी, वही चीज लिखी है, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रिप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि ORI वो जगह है जहाँ से रिप्लिकेशन शुरू होगा, और कोई भी डीएनए जैसे डिजायर्ड जीन है या कोई भी डीएनए जब हम इसके साथ अटैच कर देते हैं तो फिर होस्ट सेल में ये हमारा डीएनए भी जाकर रिप्लिकेट करे, क्योंकि जो हम डिजायर्ड जीन लाएंगे उसमें ORI नहीं, तो वेक्टर में ORI होनी चाहिए। और ये जो लिखा है एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, इसका मतलब ये नहीं कि ORI की जगह पे लिंक करना है। वेक्टर डीएनए जिसमें ORI है उसमें आप कहीं भी लिंक कर दीजिए, ORI को नहीं कट करें, ठीक है। ORI कंटेनिंग वेक्टर डीएनए में आप कहीं भी अपना डिजायर्ड जीन लिंक करिए, तो वेक्टर डीएनए अपने साथ साथ आपके होस्ट सेल डिजायर्ड जीन की भी कॉपी कर लेगा होस्ट सेल में जब हम भेजेंगे इसको। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ये ORI कॉपी नंबर भी रेगुलेट करती है, तभी तो हमने कहा था हाई कॉपी नंबर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। मतलब अगर हमें ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो हम ऐसी ORI रखें जो हाई कॉपी नंबर वाली हो, ठीक है। तो एक तो ORI होनी चाहिए वेक्टर में, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सेलेक्टेबल मार्कर, दूसरा बताया था प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, तो मार्कर जीन होने चाहिए। In addition to ORI, the vector requires a selectable marker, which helps in identifying and eliminating non-transformant and selecting, permitting the growth of transformant. Transformant, non-transformant के सिलेक्शन में काम आएगा। जब हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे
मतलब डिजायर्ड जीन को और वेक्टर को जोड़कर फिर हम इस आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती, और ऐसा भी नहीं है कि आरडीएनए सब में ट्रांसफ़र हो जाता हो। तो जिस सेल में आरडीएनए चला गया उनको हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल कहते हैं, और जिनमें नहीं गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होती। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, ये मैंने आपको बताया भी था कि किस में तो आरडीएनए चला गया, किस में नहीं गया। इसके लिए हम मार्कर रखते हैं, और मार्कर यही करता है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट कर देता है। इसलिए हमें मार्कर चाहिए। लिखा भी है ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी डीएनए बैक्टीरिया में या सेल के अंदर भेजा जाए तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्फिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन आर कंसिडर्ड एज यूजफुल सेलेक्ट मार्कर फॉर ई कोलाई। हमने आपको बताया भी था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और भी हैं, इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल, केनामाइसिन, इनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में होते हैं, ये एक अच्छे मार्कर जीन की तरह यूज़ होते हैं। ये यूज़ कैसे होते हैं ये तो हम अभी प्रोसीजर में आगे पढ़ेंगे। मार्कर जीन होने चाहिए। हालांकि इसमें लिखा था नॉर्मल ई कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक, मतलब नॉर्मल ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड नहीं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हर किसी ई कोलाई में प्लाज्मिड नहीं है, और प्लाज्मिड में भी ऐसा भी नहीं है कि हर प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एक सीधा साधा जो बैक्टीरिया है, मान लो ई कोलाई है, तो उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं भी होता है और हो भी सकता है। और प्लाज्मिड में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं आता। ये उनका ये कहना है कि द नॉर्मल ई कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक। ये ऐसे तो नहीं होती है रेजिस्टेंस, अगर उसमें प्लाज्मिड होगा और वो भी इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला तो रेजिस्टेंस आए, और इसीलिए हम इसको सेलेक्ट आउट कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अभी कैसे करेंगे ये चीज़ हम प्रोसीजर में आगे समझेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए मार्कर जीन, और तीसरा है क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट बताई थी। ठीक है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव फ्यू प्रेफरेबल सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब वेक्टर के अंदर जो कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनकी रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, और प्रेफरेबली एक ही होनी चाहिए। देखो आगे लिखा है presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning। अगर एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट हो तो कई जगह से डीएनए कट हो जाएगा, तो फिर वो वापस जुड़ के आरडीएनए नहीं बनेगा। मैंने आपको कहा भी था कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट रखो, लेकिन एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो एक ही जगह कटे। और यहाँ एक फिगर 11.4 ये एक फिगर दे रखा है, मैंने यही फिगर आपको समझाया था। ये PBR 322 का डायग्राम है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, कौन कौन से एंजाइम की साइट्स हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वेक्टर में क्या, देखो मैंने यहाँ एक रेड कलर से मार्क कर रखा है, ये आप अपने बुक में भी कर लें। यहाँ तक जो है वो टूल्स वाला पार्ट है वेक्टर। अब इसके आगे जो ये चीज़ है, ये पूरा पैराग्राफ और ये पेज नंबर 199 का और पेज नंबर 200, ये सब वेक्टर में लिखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन ये सब प्रोसीजर का पार्ट है, ये प्रोसीजर में आएगा। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ रहे थे, उसमें भी कुछ चीज़ें प्रोसीजर की है, और इधर वेक्टर के साथ भी कुछ चीज़ें प्रोसीजर की डाल रखी है। ये सब हम प्रोसीजर जब पढ़ेंगे तब इनको अरेंज करके प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, किस पैराग्राफ को किस स्टेप में पढ़ें, तब जाकर एनसीईआरटी का चैप्टर ढंग से समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेक्टर के साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा ही नहीं है और ये प्रोसीजर की चीज़ें दे रखी पूरी। ठीक है, अब आप देखो ये 200 पेज और पेज नंबर 201, उस पर जाकर के, ये पेज नंबर 201 है, वहाँ जाकर के शुरू हो रहा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट यहाँ से किया, लेकिन प्रोसीजर की कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में और वेक्टर में दे रखी है, जो हम प्रोसीजर पढ़ते समय उधर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, और देखिए वेक्टर के नाम से यहाँ टूल्स के नाम से एंजाइम और वेक्टर दो चीज़ दी है। डिजायर्ड जीन यानी पैसेंजर डीएनए और होस्ट सेल अलग से मेंशन नहीं किया, वो सब इस प्रोसेस के अंदर ही डाल रखा है। ठीक है, तो हम टूल्स वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, और टूल्स का एनसीईआरटी में क्या क्या कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि साथ साथ जब आप टूल्स पढ़ो तो टूल्स के साथ जहाँ जहाँ एनसीईआरटी में भी टूल्स के बारे में लिखा वो भी पढ़ लो साथ साथ। अब उसके बाद हम चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, और वो है उसका प्रोसीजर। हमने शुरू में इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, टूल्स एंड प्रोसीजर। सो नाउ द सेकंड पार्ट, प्रोसीजर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन। आरडीएनए फॉर्मेशन और जीन ट्रांसफर का प्रोसेस। अब वो जो टूल हमने पढ़े वो सब यहाँ यूज होंगे, और प्रोसीजर को करीब 6 डिफरेंट स्टेप में डिवाइड किया गया है, और हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस को लेंगे, बस कुछ पैराग्राफ जो आगे पीछे हो रहे हैं उनको अरेंज करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर की हमारी शुरुआत, हमारे प्रैक्टिकल काम की शुरुआत, जैसा मैंने आपको बताया भी था
हमारी शुरुआत होती है डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने से। इसलिए पैसेंजर डीएनए के वक्त भी मैंने कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वेक्टर तो सब आजकल रेडीमेड मिल जाता है, बने बनाए। हमारे काम की शुरुआत होगी हमें अपने डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करने से, क्योंकि जब आपको किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे में शिफ्ट करना है तो पहले वो जीन तो निकालना पड़ेगा। इसलिए प्रोसीजर की सबसे पहली स्टेप होती है, ठीक है, आरडीएनए फॉर्मेशन जीन ट्रांसफर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, जिसमें सबसे पहली स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन और पैसेंजर डीएनए। सबसे पहले हम डिजायर्ड जीन आइसोलेट करेंगे, इसी को हमने पैसेंजर डीएनए भी कहा है। इसलिए कई बार क्या होता है, वो टूल्स में जो हमने पैसेंजर डीएनए पढ़ा वो यहाँ पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि हम टूल्स में अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ केवल हम मेंशन करें। टूल्स में नहीं पढ़ते तो यहाँ आता कि कैसे हम डिजायर्ड जीन आइसोलेट करें। अब आपको याद कीजिए, पैसेंजर डीएनए में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करेंगे। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। एक था रैंडम डीएनए मेथड, ये कॉमन मेथड ये कि जो जीन जिस सेल में है उसी में से निकालें। फिर एक बताया था कि सी डीएनए फॉर्मेशन, कि अगर जीन स्प्लिटेड है तो फिर हम उसका एमआरएनए ला के जीन बनाते हैं। और एक था कि जीन आए नहीं तो पूरा जीन आर्टिफिशियली सिंथेटिक डीएनए, सब कुछ पढ़ रखा है, हम वही मेंशन कर रहे हैं एनसीईआरटी में। और शुरुआत में हम रैंडम डीएनए मेथड से बात करते हैं। हमारी पहली कोशिश यही होती है कि जिस सेल में वो जीन है उसी में से निकालें। अब वो जो रैंडम डीएनए मेथड मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस से कोरिलेट किया था कि बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोसेस है, ठीक है, सेम वही चीज़ है। अब उस रैंडम डीएनए मेथड को एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में तोड़ दिया और उसके बाद भी पूरा नहीं समझाया। आपने को पूरा याद है, मैंने आपको पैसेंजर डीएनए में रैंडम डीएनए मेथड पूरा समझाया है, फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को कोरिलेट करते हुए कि हम डीएनए निकालेंगे सेल में से, फिर उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करेंगे, फिर उसके टुकड़े होंगे, उसका इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे, फिर सदन ब्लॉटिंग करेंगे, मेम्ब्रेन पर डीएनए के टुकड़े आएंगे, फिर हम प्रोब डालेंगे और प्रोब डाल करके हम अपना डिजायर्ड जीन लोकेट करके निकालेंगे। ये पूरा प्रोसेस बताया था। इसको एनसीईआरटी ने 2 पार्ट कर दिए कि सेल में से डीएनए निकालने का एक पार्ट अलग कर दिया कि सेल में से डीएनए निकालो, फिर दूसरे पार्ट में दिया कि अब इस डीएनए को कट करके इसमें से डिजायर्ड जीन निकालो। वो पूरा एक ही प्रोसेस है रैंडम डीएनए मेथड, जिसके 2 हिस्से कर रखे। तो हमने भी यहाँ 2 पार्ट कर लिए इसके, ठीक है। इसके अंदर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर्ड जीन और पैसेंजर डीएनए इन टूल्स। हम ऑलरेडी ये टूल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स 2 सब स्टेप्स, ये 2 सब स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी तरह से लिखा है, अदरवाइज तो हमारी एक ही स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, जो रैंडम डीएनए मेथड बताया था वही, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने इसके 2 पार्ट कर दिए। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए मींस फर्स्ट ऑफ ऑल द डीएनए इज टेकन आउट फ्रॉम द सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन। जिस सेल में डिजायर्ड जीन है उसमें से हम डीएनए निकालेंगे। मैंने आपको वैसे फिंगरप्रिंटिंग के वक्त भी बताया था कि सेल में से डीएनए कैसे निकालते हैं। वहाँ मैंने एक ही स्टेप में बता दिया था कि हम पहले सेल का लाइसिस करते हैं, सेल को ब्रेक करेंगे तो सारा प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। फिर उस प्रोटोप्लाज्म में हम डीएनए प्रेसिपिटेट करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, मैंने बताया था चिल्ड इथेनॉल। तो सेल को लाइसिस करेंगे, प्रोटोप्लाज्म आएगा, फिर उसमें इथेनॉल डालेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। वहाँ हमने फिंगरप्रिंटिंग में तो एक स्टेप में बता दिया। ये काम प्रैक्टिकली कैसे होता है इसका प्रॉपर वे में एनसीईआरटी ने यहाँ समझा रखा है, इसलिए ये अलग से एक सब स्टेप बना दी। तो फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट है कि डीएनए आइसोलेशन। इसको कैसे करते हैं पूरा प्रोसेस देखिए, मैंने रेफरेंस दे रखा है एनसीईआरटी के पेज नंबर 201 पर है, अभी बताऊंगा मैं। एक पैराग्राफ में पूरा समझा रखा है। तो अपन क्या करेंगे, जब ये भी नोट्स पढ़ेंगे तो साथ में एनसीईआरटी भी रखें, दोनों को साथ साथ ही पढ़ें, चैप्टर फटाफट तैयार होगा। अब देखो कैसे डीएनए आइसोलेट होता है, इसका प्रोसीजर देखिए। जो फिंगरप्रिंटिंग के वक्त भी बताया था उसी को थोड़ा ढंग से बता रखा है। सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन्स आर टेकन, जिस सेल में डिजायर्ड जीन है हमने वो ले ली। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लाइसिस ऑफ सेल्स बाय लाइजिंग एंजाइम। अब लाइजिंग एंजाइम से सेल का हम लाइसिस करेंगे। अब लाइजिंग एंजाइम, अब हमारे टूल्स काम आ रहे हैं देखो। तो लाइजिंग एंजाइम कौन सा रहेगा, अब वो तो सेल पे डिपेंड करेगा। बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम लेंगे, प्लांट है तो सेल्यूलेज लेंगे। तो जैसी सेल है उसके अकॉर्डिंग लाइजिंग एंजाइम लेंगे। लाइजिंग एंजाइम से लाइसिस करने पर क्या होगा, सेल ब्रेक हो जाएगी और सारा प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा, तो प्रोटोप्लाज्म ऑब्टेन होगी। अब हमने तो पहले तो बता दिया था कि प्रोटोप्लाज्म मिला, अब इसमें चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे तो डीएनए आ जाएगा, लेकिन वो इतना प्योरीफाइड नहीं आता। तो यहाँ क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसमें डीएनए के अलावा दूसरे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ ये किया जाता है कि इस प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, डीएनए को छोड़कर बाकी बायोमोलिक्यूल हटा दें ताकि हम डीएनए आराम से निकाल पाए। और हटाने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दो जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे, ताकि प्रोटोप्लाज्म सिंप्लीफाई हो जाए। डीएनए को छोड़कर बाकी बायोमोलिक्यूल को उनके डाइजेस्टिव एंजाइम से हटा देते हैं। तो ये करते हैं। फ्रॉम दिस प्रोटोप्लाज्म
some large macromolecules are removed by their digestive enzymes. कुछ बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनके डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करके हटा देंगे. लाइक जैसे यहाँ दिया है कि प्रोटीन्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोटीएज, आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय राइबोन्यूक्लियेज. ऐसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और इनको भी इनके वेरियस एंजाइम से रिमूव कर देंगे. तो जो प्रोटोप्लाज्म मिला उसमें ये कुछ एंजाइम डालेंगे जिससे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए इनको हटा देंगे. थोड़ा प्रोटोप्लाज्म सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब उसके बाद फाइनली हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है. ठीक है. सो फाइनली डीएनए इज प्रेसिपिटेट आउट बाय चिल्ड इथेनॉल. फिर हम इसको चिल्ड इथेनॉल से प्रेसिपिटेट करेंगे और म्यूसिलेज जैसा क्रीम ऑरेंज कलर का डीएनए दिखाई देगा. हमें एनसीईआरटी में इसका फोटो भी दे रखा है. तो ये हमारे प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट था. फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन. इसके लिए एनसीईआरटी का कहना है कि सबसे पहले हम सेल में से डीएनए निकालेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. अब इस डीएनए को फिर हम कट करके इसमें से डिजायर्ड जीन लेंगे. वो पूरा रैंडम डीएनए वाला ही मेथड है. ठीक है. ये चीज एनसीईआरटी में भी एक पैराग्राफ में दी, मैंने रेफरेंस दिया था पेज नंबर 201. तो हम साथ साथ में जरा एनसीईआरटी का भी पेज देख लें कहाँ क्या लिखा हुआ. ये देखिए पेज नंबर 201 है. ठीक है. इसी पर ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसमें देखिए ये फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए. ठीक है. ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है इसमें यही बात लिखी जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया था कि सेल लिया, उसका लाइसिस किया, फिर मैक्रो कुछ एंजाइम्स डाल के डाइजेस्ट किया, फिर चिल्ड इथेनॉल डाला, सारा लिखा हुआ है. आप आराम से पढ़ सकते हो. ये और यहाँ आपने कॉपी में भी बुक में भी मार्क कर लो. फर्स्ट ए मतलब प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. और ये देखो यहाँ दो फोटोग्राफ दिख रहे हैं आपको अपनी बुक में और अच्छे से नजर आ जाएंगे. इसके अंदर देखो ये जो पहला दे रखा वो टेस्ट ट्यूब का एक डायग्राम है और उसमें एक म्यूसिलेज जैसा मास दिख रहा है. ये चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद है. और इस दूसरे डायग्राम में आप देखो एक वायर जैसा रहता है, उससे हम इसको निकाल रहे हैं और डीएनए को प्रेसिपिटेट करके निकालना, इसको स्पूलिंग कहते हैं. नीचे लिखा हुआ डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग. स्पूलिंग मतलब उस डीएनए का जो प्रेसिपिटेट है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. ठीक है. तो ये फर्स्ट स्टेप इस पेज नंबर 201 पर यही मिलेगी शुरुआत में. ठीक है. ये फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट रहा. अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पर. ठीक है. ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने डीएनए आइसोलेट करना था. प्रोसेस समझ में आ गया. डीएनए सेल लेंगे, उसका लाइसिस करेंगे, जो प्रोटोप्लाज्म आया उसमें से डीएनए को छोड़कर बाकी मैक्रोमोलिक्यूल हटा देंगे, फिर चिल्ड इथेनॉल से डीएनए प्रेसिपिटेट करेंगे. ये डीएनए हमने उस सेल से निकाला जिसमें डिजायर्ड जीन. अब हमें सारा डीएनए थोड़ी चाहिए. अब इस डीएनए में से भी हमें तो डिजायर्ड जीन चाहिए. तो वो हम रैंडम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. डीएनए आ गया. अब हम डीएनए को कट करके किससे कट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. और कट करके फिर पूरे प्रोसेस के बाद डीएनए से जीन सेपरेट करेंगे. तो अगली जो स्टेप है हमारी सेकेंड स्टेप, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन. रैंडम डीएनए मेथड का बाकी का जो पार्ट है वो अब इसमें आता है. क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा रैंडम डीएनए मेथड टूल्स में समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ रेफरेंस डाला है, पूरा नहीं समझा है. वो हम पहले पढ़ चुके हैं टूल्स में. टूल्स में अगर हम पैसेंजर डीएनए पढ़ रहे हैं तो यहाँ दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो वही प्रोसेस है. ठीक है. डिजायर्ड जीन इज ऑब्टेन मेनली बाय रैंडम डीएनए मेथड. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय सीडीएनए फॉर्मेशन और सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन. वही टूल्स वाला रेफरेंस लिखा है कि वैसे तो हम रैंडम डीएनए मेथड से ऑब्टेन करेंगे, लेकिन हम इसको सीडीएनए और सिंथेटिक डीएनए से भी ले सकते हैं. ये तो बात की बात है, पहले रैंडम डीएनए मेथड को ट्राई कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट स्टेप थी जो डिजायर्ड जीन का डीएनए कैसे आइसोलेट किया वो बताया. अब डीएनए आइसोलेट करने के बाद आगे का सारा काम वही है, इसलिए मैंने यहाँ रिपीट नहीं किया. अब ये जो डीएनए आ गया, अब हम क्या करते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं. और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो डालते हैं जो हमारे डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ कट लगा है, क्योंकि मैंने कहा था डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ पैलिंड्रोमिक साइट जरूर होती है. हर जीन के दोनों तरफ होती है, तो डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ भी होगी. तो वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे जो जीन के दोनों तरफ उसकी साइट है, तो उसको कट करेगा तो डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे. टुकड़े के बाद हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, सारे टुकड़ों को जेल में सेपरेट करेंगे. उसके बाद अल्कलाइन मीडियम में जेल को रखेंगे ताकि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो जाए, डीनेचुरेशन. और फिर उसके बाद सदन ब्लॉटिंग करके हम सारे डीएनए के टुकड़ों को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर शिफ्ट करेंगे, सदन ब्लॉटिंग. और फिर वो मेम्ब्रेन जो आई, अब उसके ऊपर हम प्रॉब ऐड करेंगे. प्रॉब भी बोलेंगे जो डिजायर्ड जीन पर ही जाके लगता हो, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉब. तो प्रॉब डालेंगे, तो प्रॉब जाकर के जहाँ जीन होगा वहाँ जाकर के पेयरिंग करेगा, हाइब्रिडाइज हो जाता है.
और वो जो रेडिएशन एमिट होती है उससे हम एक्सरे फिल्म पर बेड से देखते हैं कि जीन हमारा कहाँ है। ये पूरा प्रोसेस रैंडम डीएनए मेथड का फिंगरप्रिंटिंग वाले प्रोसेस के कोरिलेशन में ही बताया गया था, वही सारा प्रोसेस यहाँ होगा। एनसीईआरटी ने उसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें समझाई हैं। डीएनए आइसोलेशन तो अलग बता दिया, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन, फिर इलेक्ट्रोफोरोसिस, यहाँ तक तो बता रखा है। लेकिन एनसीईआरटी ने सदर्न ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी ये नहीं बताया, और ये प्रोसेस अधूरा ही है, लेकिन हमें पूरा आना चाहिए। ये ना सोचें कि एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो हम क्यों पढ़ें, आपका प्रोसेस पूरा नहीं होगा। एनसीईआरटी ये क्लेम नहीं करती कि जो उसने लिखा है बस वही रट लेना है, उन्होंने केवल आउटलाइन बता दी है, टेक्निक हमें पूरी समझनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने लिख दी कि रैंडम डीएनए मेथड, तो हम वो रैंडम डीएनए मेथड जो टूल्स में पढ़ा है उसी के प्रोसेस से चलें। अच्छा, जहाँ हम एक तरफ तो डिजायर्ड जीन निकाल रहे हैं, यही पैरेलल में एक काम और करते हैं कि हम अपने लिए एक सूटेबल वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें इस डिजायर्ड जीन को भेजना भी तो है, तो वेक्टर चाहिएगा। अब वेक्टर चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, आज तो बहुत सारे मेन मेड वेक्टर भी हैं, तो हम यहाँ पर एक सूटेबल वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर कोई नेचुरल डीएनए को एज ए वेक्टर ले रहे हैं, तो जैसे हमने डिजायर्ड जीन सेल में से निकाला, पैरेलल में हम वेक्टर डीएनए को भी सेल में से निकाल लेंगे। हालांकि अब वेक्टर डीएनए को आजकल सेल में से निकालने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, हमने ऑलरेडी इतने सारे वेक्टर बना लिए हैं कि हमारे जो रेडीमेड वेक्टर है हम उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ ये हमारी फर्स्ट स्टेप का जो ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट स्टेप चल रही है उसका पार्ट 1 और ये पार्ट 2 था, तो ये इन 1 और 2 पार्ट में हमने डिजायर्ड जीन ऑब्टेन किया, वहीं पर हम साथ साथ में एट द सेम टाइम सूटेबल वेक्टर डीएनए इज आल्सो सेलेक्टेड एंड आइसोलेटेड। एक वेक्टर डीएनए भी सेलेक्ट कर लेंगे और उसको भी आइसोलेट कर लेंगे। अब ये चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, नेचुरल होगा तो सेल में से निकालेंगे, जैसे जीन निकाला, वो प्रोसेस लंबा रहेगा। और अगर मेन मेड आर्टिफिशियल ले रहे हैं तो रेडी मिल जाता है हमें तैयार, तो वेक्टर भी सेलेक्ट कर लेंगे। और वेक्टर का सिलेक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो 2 बातें बताई थी, आपके डिजायर्ड जीन का साइज़, वो हम निकाल ही रहे हैं तो हमें पता है कितना बड़ा जीन है, क्योंकि हर वेक्टर की अपनी कैपेसिटी होती है। और दूसरा, आपको जिस होस्ट सेल में भेजना है उसका डेस्टिनेशन, तो वो वेक्टर उस सेल में जाना भी चाहिए, क्योंकि हर वेक्टर किसी पर्टिकुलर सेल में एंटर करता है, हर किसी में नहीं जाता। तो होस्ट सेल कौन सी है, डिजायर्ड जीन कितना बड़ा है, उसके बेस पर हम एक सूटेबल वेक्टर सेलेक्ट करें, ठीक है। मतलब इस फर्स्ट स्टेप में कुल मिलाकर पैसेंजर डीएनए वाला ही पार्ट है कि हम डिजायर्ड जीन कैसे ऑब्टेन करेंगे। यहाँ थोड़ा सा रैंडम डीएनए मेथड को समझा रखा है, ठीक है। अब ये जो इससे आगे का पार्ट है, जो मैंने आपको कहा इलेक्ट्रोफोरोसिस वगैरह, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने दिया है, हमने तो पूरा पढ़ा है टूल्स में। लेकिन अब जरा एनसीईआरटी कहाँ क्या कहते हैं, देखो सेकंड स्टेप कहाँ है। फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको कहा था, ये मार्क कर लिया अपन ने, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट 1A, ये पेज नंबर 201 पे है। अब हम चलेंगे पेज नंबर 202, ये नेक्स्ट पेज जो है 202, इसमें आप देखो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। अब इसमें भी देखो 2 छोटे छोटे पैराग्राफ है, ठीक है। अपन को सिर्फ क्या करना है, एक पैराग्राफ लेना फर्स्ट वाला, ये सेकंड पैराग्राफ हमारी आगे की स्टेप में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये फर्स्ट पैराग्राफ लेंगे, इसका ये 5-7 लाइन लिखी है, आप साथ साथ में पढ़ भी लें एनसीईआरटी, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर पढ़ेंगे तो restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with restriction enzyme at the optimal condition for that specific enzyme। अब देखिए मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एनसीईआरटी में क्या, जब बाद में पढ़ोगे तो कुछ कन्फ्यूजन रहता है। डिजायर्ड जीन आइसोलेट हो गया, सॉरी डीएनए आइसोलेट हो गया था, अब अगला काम, वो जो डीएनए आया अब उसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कराते हैं। उसी को लिखा है एनसीईआरटी ने कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग मतलब मिक्स करना, इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो हमने डीएनए मॉलिक्यूल निकाला, अब उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला दिया और दोनों को मिला करके सूटेबल ऑप्टिमम कंडीशन में रख दिया, एट द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर दैट एंजाइम। उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने की जो ऑप्टिमम स्पेसिफिक कंडीशन है, जो टेम्परेचर चाहिए, जैसे भी कंडीशन चाहिए वो मेंटेन किया, एंजाइम को डीएनए के साथ मिला करके रख दिया। मिला के रखना, वो इसी को इंक्यूबेशन कहते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, अगारोस, आगे क्या लिखा, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। बहुत शॉर्ट में लिखी चीजें। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के साथ मिला के रख दिया, अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर रहा है नहीं कर रहा है अपने को आंखों से थोड़ी दिखेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक कैसे होगा। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के बाद अगला काम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो जब हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे
तो अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में डाइजेशन हुआ होगा, ठीक है, तो टुकड़े होंगे, तो जेल में हमें टुकड़े दिखेंगे और हम स्ट्रेन करके देख भी सकते हैं। तो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही ये चेक होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। उसी को लिखा है कि अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन और उसका प्रोग्रेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता चल जाता है, क्योंकि वहां पर बैंड्स आएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, तो टुकड़े नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, तो इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। हालांकि इन्होंने यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अब आगे उन्होंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस रिलेटेड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, पता है हमें, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद कीजिए डीएनए पर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हम जो वो डीएनए मॉलिक्यूल लेते हैं तो अपोजिट रखते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपोजिट होता है तभी डीएनए पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो जेल में चलता है, और जब वो जेल में चलता है तो लेंथ वाइज अलग होता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सी चीज बता रखी है। अब बाकी डिजायर्ड जीन कैसे आएगा यहाँ कुछ दिया नहीं है, आधा अधूरा काम है। आगे उन्होंने लिख दिया द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो, मतलब अब सेम जैसे हम डिजायर्ड जीन निकाल रहे हैं ऐसा ही प्रोसेस वेक्टर के लिए भी करेंगे। ये मान के चल रहे हैं कि वेक्टर हम नेचुरल ले रहे हैं, तो वेक्टर अगर हम नेचुरल लेंगे तो वेक्टर को भी किसी सेल से निकालेंगे, तो जैसे हमने डिजायर्ड जीन निकाला उसी तरह के प्रोसेस हम वेक्टर को भी निकालेंगे। अब हालांकि ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेक्टर हम रेडीमेड आर्टिफिशियल ले सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है कि द सेम प्रोसेस इज फॉलोड फॉर द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। तो वेक्टर डीएनए को भी उसी तरह से निकालेंगे जैसे डिजायर्ड जीन निकाला। तो बहुत शॉर्ट में 4-5 लाइन में थोड़ी बात बता दी। अगला जो पैराग्राफ ये हमारे बाद की स्टेप में काम आएगा, प्रोसीजर की स्टेप की फर्स्ट स्टेप का सेकंड पार्ट 1B लिखा है मैंने, यहाँ मार्क कर लेंगे इतना सा पैराग्राफ। हालांकि इसके आगे की कुछ चीजें और हैं, अब यहाँ तो इतना ही है, लेकिन आप देखो यहाँ इन्होंने क्या बता दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, मतलब डीएनए आइसोलेट कर लिया 1A में, अब फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन किया, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरोसिस, फिर ब्लॉटिंग और फिर ऑटो रेडियोग्राफी, तब जाके जीन मिलेगा। लेकिन इतना पूरा नहीं बताया। हालांकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के बाद थोड़ा सा जिक्र किया है इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब देखो इससे आगे की चीज एनसीईआरटी में है अभी भी, वो थोड़ा पहले दे रखी है। तो ये हम यहाँ सब ये पे हमारा पेज नंबर 202, ठीक है। अब हम वापस चलेंगे पीछे टूल्स वाले पार्ट में, सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाले पार्ट में, पेज नंबर 198 पर चलेंगे। देखिए ये पेज नंबर 198 और यहाँ क्लोनिंग वेक्टर शुरू हो रहा है। इससे पहले वाला जो पार्ट है ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में है। ये देखिए ये यहाँ ये पूरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला पार्ट चल रहा है, ये पेज नंबर 195 से। तो ये कंटेंट तो वही, मैंने कहा ना बीच बीच में डायग्राम है, ये प्रोसीजर के हैं। अब जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पढ़ते आ रहे हैं तो पेज नंबर 198 पे शुरू में ये जो दे रखा है इलेक्ट्रोफोरोसिस का पार्ट ये वास्तव में प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप का बी पार्ट है, जो हमने छोटा सा पैराग्राफ वहां पढ़ा था। अब उसके बाद आगे मैंने देखो यहाँ से 1B लिख रखा है, तो ये पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ ये दोनों उसी 1B में जाएंगे। तो वो वहां हमने पढ़ा 202 पेज पर, वहां के बाद यहाँ आना है। वो लिख के क्या कह रहे हैं कि अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन चेक करेंगे, इतना ही लिखा है लास्ट में उन्होंने, ठीक है। और अब ये यहाँ पर वो वही अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ बाकायदा वहाँ जानी चाहिए जो इन्होंने आगे दे रखी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ। टॉपिक दिया सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये वही चीज़ें बता रहे हैं जो मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ाया था, वही आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो डीएनए के टुकड़े होंगे उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल they can be separated by forcing them to move towards the anode under electric field through a medium or matrix। मतलब डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो किसी मीडियम में या किसी मैट्रिक्स जिसको कि हम जेल कहते हैं, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज अगारोज। जो अगार होता है जो कि हम एल्गी से मिलता है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है, विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड्स मतलब वो एल्गी से ऑब्टेन किया जाने वाला ये अगार जो होता है ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगार पोरस मटेरियल है, मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरोसिस के वक्त में बताया था, वो यूज होता है, उसी के अंदर डीएनए को रन करते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय अगारोस जेल, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट कैसे सेपरेट होंगे, उनकी साइज के अकॉर्डिंग। जो सबसे छोटा होगा वो बहुत तेज चलेगा,
जो बड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे, तो लेंथ वाइज सेपरेशन होता है। और सीविंग इफेक्ट का क्या मतलब, वो एक वर्ड है यहाँ पर सीविंग इफेक्ट। सीव का मतलब होता है छलनी, क्योंकि अगारोस जेल पोरस जेल है, तो वो जेल जो है छलनी की तरह काम करती है और उसी में डीएनए मॉलिक्यूल मूव करता है और लेंथ वाइज सेपरेट होता है। तो ये जो लिख रखा है सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय जेल, ठीक है। हेंस द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, तो जितना डीएनए छोटा होगा उतना दूर तक जाएगा, मतलब वो सबसे आगे चलेगा, ठीक है। लुक एट द फिगर एंड गेस एट विच एंड ऑफ द जेल सैंपल वाज लोडेड। एक क्वेश्चन पूछ रखा और ये डायग्राम दिया है। अब देखो ये जो डायग्राम है ये वही जेल का डायग्राम है, ठीक है। हमने खैर फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में फिंगरप्रिंटिंग में वर्टिकल चेन बनाई थी ऐसे खड़ी, और ये हॉरिजॉन्टल है। और देखो ये जो चार बन रहे हैं ये वेल है, वो कॉम इंसर्ट करके वेल बनाते हैं, ये वेल बने हुए हैं देखो। अब ये देखो यहाँ डीएनए के बैंड्स दिख रहे हैं, स्मॉल लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सबसे आगे होगा, तो इधर इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, इधर नेगेटिव होगा। वेल की तरफ कौन सा होता है, नेगेटिव। अब ये चीज़ समझने के लिए पहले आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया था वो समझ में आना चाहिए। मैंने इसलिए वहाँ पहले पढ़ा दिया था कि यहाँ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इधर पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ से यूँ चलेंगे, ठीक है। और ये आपको बैंड्स भी दिख रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, ये पूरा जेल का डायग्राम आपको क्वेश्चन में देंगे और ये जेल देने के बाद में बताया जाएगा कि है ना, आप ये देखिए चार वेल है और पूछ रहा है कि ये सैंपल कहाँ लोड हुआ, तो सैंपल तो इस वेल में लोड हुआ, और ये वेल वाला हिस्सा कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और अपोजिट में होगा पॉजिटिव, तभी डीएनए मूव करेगा। अब इस जेल में आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि इस चार वेल में इस डायग्राम को देख के बताइए कि विच वेल कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड डीएनए एंड विच कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टेड डीएनए, इस पर क्वेश्चन आता है। तो आप इसको देख के बता सकते हो किस में अनडाइजेस्टेड और किस में डाइजेस्टेड डीएनए, देख के बता सकते हैं। जैसे देखिए अगर ये वेल है, आप देखो इन वेल के आगे ये बैंड्स बने हुए हैं। वेल नंबर 1 में एक ही मोटा सा बैंड बना हुआ है, लेकिन 2, 3, 4 इनमें क्या है, बहुत सारे बैंड्स दिख रहे हैं। सिंपल सी बात है, वेल नंबर 1 में जो डीएनए है उसके टुकड़े नहीं हुए और वो एक ही जगह इकट्ठा हो गया। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ वेल में जो भी डीएनए थे वो टुकड़े थे, इसलिए सेपरेट हो गए, बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि वेल 1 या लैन 1 कह सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड डीएनए एंड लैन 2, 3, 4 कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टेड डीएनए, ठीक है। तो ये चीज वैसे नीचे लिख भी रखा है, टिपिकल अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लैन 1 में है एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लैन 2 to 4, 2, 3, 4 के अंदर डाइजेस्टेड है। तो ये डायग्राम कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है किसमें अनडाइजेस्टेड है, किसमें, जो अनडाइजेस्टेड होगा उसमें बैंड्स नहीं होंगे, एक ही जगह बैंड होगा, और जो डाइजेस्टेड डीएनए होंगे उसके अंदर बैंड्स बनेंगे। तो जो अभी हम पिछले पैराग्राफ में कह रहे थे कि अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन हुआ नहीं हुआ ये चेक कर रहे हैं। अनडाइजेस्टेड होगा तो एक बैंड, डाइजेस्टेड होंगे तो बहुत सारे बैंड्स आ जाएंगे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में चेक हो रहा है, ठीक है। बाकी आगे ये जो पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ में ब्रीफ में छोटी आगे की चीज़ें बता दी। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डीएनए को ऑब्जर्व करना हो तो हमें स्टेन करना पड़ता है, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ पहले, वही लिख रखी है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर द स्टेनिंग डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन करते हैं, तो इस जेल को हम इथीडियम ब्रोमाइड में रखते हैं, बताया गया था। इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, फिर उसको यूवी लाइट में देखा जाता है। तो यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग, तो जेल के अंदर यूं हमें नेकेड आई से कुछ नहीं दिखेगा, तो हम यूवी में देखेंगे, और वो भी इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद। यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट, ठीक है, ये बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। तो ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग के बाद, जब हम यूवी में देखते हैं तब, तो वो स्टेनिंग बता रही। आगे इन्होंने बहुत ब्रीफ में सब कुछ लिख दिया, देखो। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. ये भी बताया था कि अगर एक डीएनए सेगमेंट निकालना हो तो हम जेल को कट करके वो डीएनए पिक कर सकते हैं, क्योंकि जेल तो बहुत सॉफ्ट होती है। तो एक सेगमेंट को ब्लेड से, नाइफ से कट करके निकालना, इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। And the DNA fragment purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. अब देखो इन्होंने यहाँ ब्रीफ में सारी चीज समेट दी। इनका तो कहना है कि बस हमने ये जेल इलेक्ट्रो, देखो अब इन्होंने क्या 3 स्टेप बताई कि हमने सेल में से डीएनए निकाला, फिर उस डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करवाया, जो उस पैराग्राफ में पढ़ा था हमने,
और फिर वो जो डीएनए के टुकड़े हैं उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करके जो हमारा काम का डीएनए वो पिक किया और फिर उसको यूज कर लिया। बट अभी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस तक का काम हुआ है और इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपको डिजायर्ड जीन नहीं दिख रहा, यहाँ तो सारे डीएनए दिख रहे हैं। इन्होंने तो क्या यहीं पर समेट दिया कि बस इसी में से जीन मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड है। कभी इसके बाद आगे क्या करेंगे, पहले एल्कलाइन मीडियम से डीनेचुरेशन एबिसेल को उठा के उसमें रखेंगे, उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग करके सारे टुकड़ों को मेम्ब्रेन पर लाएंगे, और फिर मेम्ब्रेन पर हम प्रोब डाल करके ऑटो रेडियोग्राफी से हम चेक करेंगे कि कौन सा वाला डीएनए हमारा डिजायर्ड जीन है। तो आगे की जो 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, सदर्न ब्लॉटिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी, वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको रैंडम डीएनए मेथड, पैसेंजर डीएनए टूल्स में पढ़ाया था और वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कोरिलेट करके पढ़ाया था। ठीक है, उसकी 3 चीजें दे रखी हैं कि डीएनए आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद की 3 स्टेप और होती है डीनेचुरेशन, सदर्न ब्लॉटिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी। वो यहाँ नहीं है, बस इन्होंने लिख दिया है कि इसमें से जो डीएनए मिलेगा वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में काम आ जाएंगे, मतलब ये हमारा डिजायर्ड जीन होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे 3 स्टेप और होंगी। ठीक है, तो इसलिए कई बार तो यहीं चाहो तो लिख देना चाहिए अपनी बुक में ही कि आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, डिजायर्ड जीन विल बी ऑब्टेन्ड बाय डीनेचुरेशन, सदर्न ब्लॉटिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। ठीक है, तो इसके बाद भी 3 स्टेप और होंगे, तब डिजायर्ड जीन मिलेगा। मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा है, हमने पूरी चीज़ बताई है आपको। एनसीईआरटी में पूरा नहीं है, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए, तभी आप प्रोसेस समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप 2 पार्ट रहे। फर्स्ट ए में हमने डिजायर्ड जीन डीएनए आइसोलेट किया, वो मैंने आपको बताया, एक जगह पर पैराग्राफ है पूरा। फिर फर्स्ट बी जो है 2 जगह है, पेज नंबर 202 पे छोटा सा पैराग्राफ है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। और फिर पेज नंबर 198 पर ये यहाँ से ये 2 पैराग्राफ और ये डायग्राम, ये पूरा आपका प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेप का ही बी पार्ट है। समझ गए? सो ओवरऑल क्या रहा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि हमने डिजायर्ड जीन को निकाल दिया, सेल में से डिजायर्ड जीन सेपरेट किया और साथ साथ में एक वेक्टर भी सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास डिजायर्ड जीन है और वेक्टर है, तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने डिजायर्ड जीन निकाल लिया, वेक्टर भी है, तो दोनों को जोड़ के आरडीएनए बनाएंगे, तभी तो ट्रांसफर करेंगे। हमें अल्टीमेटली जीन ट्रांसफर करना है। लेकिन जो भी मेथड है हमारे, इन मेथड से जो हम डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता और हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी चाहिए होती। तो डिजायर्ड जीन जिस भी मेथड से हमने ऑब्टेन किया, ठीक है, ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो पहले तो हमें अपने डिजायर्ड जीन के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, उसकी कॉपी करनी पड़ेगी और नंबर इंक्रीज करना, वो भी एग्जैक्ट सेम, उसको कहेंगे क्लोनिंग। तो पहले तो हमें डिजायर्ड जीन के नंबर इंक्रीज करेंगे और मिलियंस में हजारों कॉपीज चाहिए और उतना ही वेक्टर भी चाहिए, और फिर दोनों को जोड़ करके खूब सारे आरडीएनए बनाए। 1-2 मॉलिक्यूल से कुछ काम नहीं होता, थाउजेंड्स में, मिलियंस में मॉलिक्यूल चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया और साथ में वेक्टर सेलेक्ट कर लिया। अब हम इससे पहले कि आरडीएनए बनाएं, हमारा काम होगा कि इस डिजायर्ड जीन का नंबर इंक्रीज करें। और अगर आपको किसी डीएनए की कॉपीज करनी है, उसकी क्लोनिंग करनी है, एज सच उसकी कॉपीज बनानी है, तो आज हमारे पास इसके लिए भी एक मेथड है, एक टेक्निक, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कहते हैं पीसीआर। तो देखिए, प्रोसीजर की हमारी सेकेंड स्टेप आती है इसके बाद में, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर, मतलब पीसीआर से डिजायर्ड जीन का एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब इंक्रीजिंग इन द नंबर। एम्प्लीफिकेशन का मतलब कोई साइज नहीं बढ़ाना, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इंक्रीज करना, क्योंकि हमें जो डिजायर मिला है वो बहुत कम है। द ऑब्टेन्ड डिजायर्ड जीन इज वेरी लेस इन अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में होता है। सो इट्स अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय पीसीआर, इसको पीसीआर से इंक्रीज करेंगे। और पीसीआर जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पूरा नाम, और एक कॉमन नेम भी है पीपल्स चॉइस रिएक्शन। तो पीसीआर से अब हम डीएनए क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम है, कॉमन नेम है पीपल्स चॉइस रिएक्शन, क्योंकि आजकल ये इतना रूटीनली यूज होता है कि इसको पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 202-203 पर आपको ये स्टेप मिलेगी, प्रोसीजर की सेकंड स्टेप। पहले हम इसको समझ लें, उसके बाद एनसीईआरटी पर जाएंगे। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, आप याद कीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते समय भी वहां भी मैंने कहा था कि अगर डीएनए कम क्वांटिटी में मिलता है तो हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए पीसीआर करें। वहाँ मैंने पीसीआर समझाया नहीं था, मैंने कहा था अपन इसको बायोटेक में पढ़ेंगे,
पीसीआर आज एक वो इंस्ट्रूमेंट है, वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की कुछ ही मिनटों में हजारों कॉपीज बना सकते हैं, और वो भी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, और ये पीसीआर आज इतना यूजफुल है। पीसीआर की जो इन्वेंशन है 1983 में एक साइंटिस्ट थे, इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने इनको इन्वेंट किया था। कैरी मुलिस कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं थे, ये वास्तव में केमिस्ट्री लैब के लैब असिस्टेंट थे, और इनके दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाई जाए जिससे फटाफट डीएनए मॉलिक्यूल बना सके, और वो भी एग्जैक्टली सेम क्लोन। क्योंकि उस समय तक हमारे पास डीएनए के नंबर इंक्रीज करने का कोई रैपिड तरीका नहीं था। कैरी मुलिस ने ये बनाया। कैरी मुलिस के इस काम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम माना गया। 1993 में कैरी मुलिस को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है पीसीआर की डिस्कवरी के। ठीक है, पीसीआर के आने के बाद बायोटेक का जो काम कई दिनों में होता था, आज वो कुछ मिनटों में हो जाता है, और हमारा बायोटेक्निकल रिसर्च, डीएनए बेस्ड जितनी रिसर्च है, बहुत रैपिड हो गई। पीसीआर को रिएक्शन ऑफ 1980s कहा जाता है, मतलब 1980s के टाइम का, उन डेकेड्स का ये सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। इसको नोबेल प्राइज भी मिला है क्योंकि इससे हमारा काम बहुत रैपिड हो गया। ठीक है, अगर हम पीसीआर को डिफाइन करते हैं तो पीसीआर इज एन ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटिक रैपिड टेक्निक ऑफ इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बहुत रैपिडली, इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन में रैपिड ऑटोमेटिक टेक्निक है डीएनए एम्प्लीफाई करने की। ठीक है, और आज जितना बायोटेक में रिसर्च है, जहां जहां डीएनए यूज हो रहा है, हर जगह पीसीआर काम आता है, क्योंकि आपको डीएनए के नंबर बढ़ाने पड़ते हैं, एक दो मॉलिक्यूल से कुछ नहीं होता, तो एवरी टाइम यू नीड पीसीआर। आप देखिए, पहले डीएनए का नंबर इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता था, सेल की हेल्प लेते थे कि आपको अगर किसी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो उस डीएनए को किसी सेल में इंट्रोड्यूस करते थे, यूनिसेलुलर में, बैक्टीरिया, ईस्ट में, फिर उस बैक्टीरिया और ईस्ट को कल्चर करते थे। ठीक है, मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया था कि ह्यूमन के डीएनए के टुकड़े करें और उनको फिर बैक्टीरिया में और ईस्ट में डाल दिए। अब बैक्टीरिया और ईस्ट का कल्चर कर रहे हैं तो वो सेल डिवाइड हो रही है, और जैसे जैसे वो सेल डिवाइड हो रही है तो जो डीएनए हमारा था, हमने जो भेजा था, वो भी नंबर इंक्रीज होता है। तो पहले तो कल्चर के थ्रू होता था, कई दिन लगते थे, अब ऐसा कुछ नहीं करना, टेस्ट ट्यूब में हो जाता है काम, इन विट्रो। ठीक है, और अब केवल रिसर्च तक ही नहीं रहा पीसीआर का काम। पीसीआर आजकल मेडिकल डायग्नोसिस के टेस्ट में काम आता है। बहुत सारी डिजीज, वायरल डिजीज और भी हैं, उनकी पहचान पीसीआर से होती है। ठीक है, चाहे वो स्वाइन फ्लू रहा हो, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, कोविड जो हम रिसेंटली बात कर रहे हैं, तो इन सब की टेस्टिंग में पीसीआर काम आता है। पीसीआर डीएनए एम्प्लीफाई करता है पैथोजन का, और फिर साथ में मैचिंग भी होती है, तब जाकर पता चलता है। तो पीसीआर आजकल मेडिकल डायग्नोसिस में भी यूज होता है, और इसीलिए तो इसको हम पीपल्स चॉइस रिएक्शन कहते हैं। तो पीसीआर इज बीइंग वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल टेक्निक। ठीक है, अब कैरी मुलिस ने इसको कैसे तो बनाया, क्या रहा, आपको इसके लिए थोड़ा डीएनए रिप्लिकेशन में जाना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस में डीएनए रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म समझाया था, बिल्कुल वहाँ चलना पड़ेगा। वहाँ मैंने आपको बताया था कि डीएनए रिप्लिकेशन अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हर जगह से स्टार्ट नहीं होता है, केवल ओआरआई जो होती है वहीं से ओपनिंग होती है, रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है, उसमें भी एक स्टैंड पर कंटिन्यूस और एक पर टुकड़ों में सिंथेसिस होता है, ओकाज़ाकी सेगमेंट बनते हैं, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। ओके, यही था। हेलिकेज, टॉपआइसोमरेज, ये सब अनवाइंडिंग करते हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज बनाता है, फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग, कई सारी चीज़ें हैं। और वहाँ डायरेक्शन का भी लफड़ा, इसलिए एक तरफ तो कंटिन्यूस बनता है, एक तरफ उल्टा चलता है, और वो टुकड़ों में बनता है। कैरी मुलिस एक्चुअल में क्या था, देखिए, ये कैरी मुलिस ये बात जानते थे कि डीएनए को टेस्ट ट्यूब में बना तो सकते हैं, क्योंकि ये काम तो 1961 में कॉर्नबर्ग ने कर दिया था। मैंने आपको सिंथेटिक डीएनए जो बताया था, उसमें क्या बताया था कि 1961 में टेस्ट ट्यूब में कॉर्नबर्ग ने डीएनए का एक स्ट्रैंड डाल करके उसको डबल स्ट्रैंडेड करवा दिया था, और पहली बार इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन उन्होंने दिखाया। तो कॉर्नबर्ग ने ये तो बता दिया कि सेल के बाहर डीएनए बन सकता है। अब कैरी मुलिस चाहते थे कि जो कॉर्नबर्ग का काम है वो कंटिन्यूटी में आए, वो बार बार होता रहे, तो नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाएगी। तो कैरी मुलिस ने केवल काम यही किया कि कॉर्नबर्ग के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूटी प्रोवाइड की। अब इसके लिए पहले तो उन्होंने सेल में होने वाले डीएनए रिप्लिकेशन को समझा, तो उन्होंने देखा सेल में तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, हेलिकेज ओपन करेगा और फिर एसएसबीपी भी चाहिए और टॉपआइसोमरेज भी चाहिए, अनवाइंडिंग ही करनी पड़ेगी ढंग से। तो उन्होंने देखो सेल में जो डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है उसको बोलेंगे इन वीवो रिप्लिकेशन, और अब टेस्ट ट्यूब में जो हम रिप्लिकेशन कराएंगे पीसीआर में वो होगा इन विट्रो रिप्लिकेशन। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि पहले तो फोर्क बन रहा है अनवाइंडिंग से,
फिर पहले प्राइमर लगाओ तो वहाँ भी फिर आरएनए का टुकड़ा बनता है, उसके बाद डीएनए बनना शुरू होता है, फिर एक पे कंटिन्यूस एक पे डिसकंटिन्यूस। इन्होंने इस काम को आसान कर दिया कि जब अब हम आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा ईजी कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो उसने अनवाइंडिंग का झंझट खत्म किया कि हेलिकेज वेलिकेज नहीं लाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें 95-94 डिग्री, हमने देखा है कि 90 अबाउट टेम्परेचर जाते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड वैसे सेपरेट हो जाते हैं, अनवाइंडिंग डीनेचुरेशन। तो इन्होंने कहा हम अनवाइंडिंग के लिए कोई एंजाइम नहीं लेंगे, टेम्परेचर से कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाए दोनों स्ट्रैंड सेपरेट, तो अनवाइंडिंग का सारा झंझट खत्म। एक्चुअली सेल में पूरा डीएनए एक साथ अनवाइंड नहीं हो सकता क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है, और हमने बताया भी था कि पूरा डीएनए एक साथ अनवाइंडिंग अगर हम कर लें तो ओकाज़ाकी सेगमेंट भी नहीं बनेंगे। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट किए, एक प्राइमर इधर लगाया एक उधर लगाया और दोनों स्ट्रैंड कंटिन्यूस बन जाएंगे। लेकिन सेल में नहीं होता, सेल में अनजिपिंग जिपिंग मैकेनिज्म, थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है और एनर्जी बहुत लगेगी सारे डीएनए को एक साथ खोलने में। अब पीसीआर में तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा आएगा, तो इन्होंने कहा कि अपन तो पूरे डीएनए को एक साथ ही अनवाइंड कर दें और वो भी टेम्परेचर से करें, तो हेलिकेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, दोनों स्ट्रैंड एक साथ सेपरेट हो जाएंगे। अब प्राइमर भी हम दो ही लगाएंगे, एक इस कोने पर एक उस कोने पर, पहले वहां तो प्राइमर ज्यादा चाहिए, यहाँ दो ही चाहिए। अब यहाँ इन्होंने क्या चेंज किया, सेल की मजबूरी थी कि वहां पर आरएनए का प्राइमर बनाना पड़ता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं करता, याद है ना। अब यहाँ इन्होंने कहा जब अपन काम आर्टिफिशियली करना है तो अपन तो प्राइमर पहले ही डीएनए का बना के डालें। सेल में क्या हुआ था, आरएनए बनाना जरूरी नहीं था, प्राइमर बनना जरूरी कि स्टार्ट हो जाए। वो तो सेल नहीं बना पाई, सेल ने आरएनए बनाया और बाद में फिर उसको हटा के उसकी जगह डीएनए बनाया। पीसीआर में इन्होंने क्या किया, शुरू से ही डीएनए प्राइमर लिए, तो दूसरा डिफरेंस है, वहां आरएनए प्राइमर काम आते हैं या डीएनए प्राइमर। अब डीएनए प्राइमर लेने का एडवांटेज है कि आपको बाद में हटाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर से तो अनवाइंडिंग कराई, वहां पर एंजाइम से होती है, फिर वहां आरएनए के प्राइमर है, इन्होंने डीएनए प्राइमर लिए और पूरे डीएनए को एक साथ अनवाइंड करने से दोनों स्ट्रैंड कंटिन्यूस बने, यहाँ ओकाज़ाकी सेगमेंट नहीं बनेंगे। जबकि सेल में जो होता है उसमें ओकाज़ाकी सेगमेंट बनते हैं। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि इन विवो रिप्लिकेशन इन विट्रो रिप्लिकेशन में डिफरेंस आता है, तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ डिफरेंस आया। अब यहाँ ओकाज़ाकी सेगमेंट नहीं बनेंगे, यहाँ सेमी डिसकंटिन्यूस नहीं है, दोनों स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनी। आगे बात समझ में। बस कैरीमोलिस यहाँ पर कहाँ अटक गए, देखो उन्होंने टेस्ट ट्यूब में डीएनए ले लिया, न्यूक्लियोटाइड भी ले लिए, सब ले लिया, प्राइमर वाइमर ले लिए और टेम्परेचर बढ़ाया 95 डिग्री। जैसे उन्होंने 94-95 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अनवाइंडिंग हो गई, एक काम तो हो गया। लेकिन कैरीमोलिस यहाँ फिर अटक गए। अब समस्या ये कि जब उन्होंने अनवाइंड करने के लिए टेम्परेचर को 90 अबव ले गए तो परेशानी ये हुई कि उन्होंने साथ में जो एंजाइम डाल रखा था, डीएनए कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, तो वो जो एंजाइम उन्होंने डाल रखा था 90 अबव डिग्री पर, तो वो एंजाइम खत्म ही हो गया। 45 डिग्री के बाद एंजाइम डीनेचर हो जाता है, काम ही नहीं करता। अब कैरीमोलिस की परेशानी क्या हो गई, अनवाइंडिंग करने के लिए टेम्परेचर 90 अबव ले जाएं तो अनवाइंडिंग तो हो जाती है लेकिन डीएनए पॉलीमरेज इनएक्टिव हो जाता है, परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। अब क्या करें, इसलिए पीसीआर बनने को थोड़ा टाइम लगा। अब कैरीमोलिस को एक ऐसे एंजाइम की जरूरत थी, ऐसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत थी जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी काम करे, इनएक्टिव नहीं हो, डीनेचर नहीं हो। अब जब तक उनको कोई हीट रेजिस्टेंट थर्मोस्टेबल एंजाइम नहीं मिलता तब तक पीसीआर नहीं बना पाए, इसलिए पीसीआर बनने में थोड़ा टाइम लगा। वो ढूंढते रहे कि आखिर मुझे ऐसा एंजाइम कहाँ मिलेगा, और सडनली उनके ध्यान में आते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। आपने पढ़ा होगा कुछ बैक्टीरिया जमीन से निकलने वाले गरम गरम पानी में, उबलते हुए पानी में मिल जाते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर ये इतने गर्म पानी में बैक्टीरिया रह रहा है और रह ही नहीं रहा है, अपने नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, मतलब उसका डीएनए भी रिप्लिकेट हो रहा हो, और अगर वो इतने गर्म पानी में भी डीएनए रिप्लिकेशन कर पा रहा है, मतलब इसके पास तो कुछ तो है। फिर उन्होंने उन बैक्टीरिया को निकाला और उन बैक्टीरिया में उनको एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज मिला जो हीट रेजिस्टेंट था, थर्मोस्टेबल था, 72 डिग्री पे तो काम करना शुरू करता है और 90 अबव भी वो स्टेबल रहता है, मतलब डीनेचर नहीं होता। जब कैरीमोलिस को हीट रेजिस्टेंट ये एंजाइम मिला और ये था टेक पॉलीमरेज, एक बैक्टीरिया था थर्मस एक्वेटिकस, उससे मिला है टेक पॉलीमरेज। इस एंजाइम के मिलने के बाद पीसीआर बन गया। अब वो एंजाइम क्या, वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज लिया, अब हीट रेजिस्टेंट, तो टेम्परेचर बढ़ाते थे अनवाइंडिंग के लिए तो भी एंजाइम खराब नहीं होता था, और अब उसके बाद साइक्लिक वे में फटाफट पीसीआर बना और रेगुलर साइकिल चलती है, विद इन फ्यू मिनट हजारों कॉपीज बन गई। तो सेल में होने वाले इन विवो रिप्लिकेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट किया गया।
देखिए अनवाइंडिंग वहाँ एंजाइम से होती है, यहाँ टेम्परेचर से होगी। ठीक है, वहाँ आरएनए प्राइमर यूज़ किए, यहाँ डीएनए प्राइमर यूज़ करेंगे। वहाँ सेमी डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी बनते हैं, यहाँ दोनों स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है, कोई ओकाजाकी नहीं बनता। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, वहाँ पर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम आता है, यहाँ पर हीट रेजिस्टेंट डीएनए पॉलीमरेज काम आता है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, सेल में होने वाला इन विवो रिप्लिकेशन, पीसीआर में होने वाला इन विट्रो रिप्लिकेशन में जो डिफरेंस है। ठीक है, मैंने पूरे पीसीआर का एक आउटलाइन आपको समझा दी। अब हम जरा से इसका पूरा प्रोसेस देख लें। अब अगर आपसे पूछा जाए पीसीआर किस पर काम करेगा, तो पीसीआर इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, दो चीजों पर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज द इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन, जो कॉर्नबर्ग ने किया था वही काम है, टेस्ट ट्यूब में डीएनए रिप्लिकेशन। और दूसरा डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी, टेम्परेचर बढ़ा करके डीएनए के स्ट्रैंड अलग करना, कम करके वापस कॉइल करना। डीएनए की ये प्रॉपर्टी जो बहुत पहले मैंने आपको डीएनए में भी बताई थी, ये यहाँ काम आएंगी। इन दोनों पर बेस्ड है पूरा पीसीआर। ठीक है, पीसीआर एक छोटी सी मशीन है, बिल्कुल छोटा सा मशीन आता है, जैसे कई बार एसटीडी पीसीओ वालों को छोटी सी मशीन होती थी पहले, बिल्कुल छोटी सी मशीन है, छोटी छोटी ट्यूब्स लगती हैं और उसमें सारी चीज़ें मिला करके मशीन में लगा देते हैं। बिल्कुल सॉफ्टवेयर लोडेड ऑटोमेटिक मशीन होती है, आपको बस ट्यूब रखनी है, सारा काम ऑटोमेटिक होता है। कितनी साइकिल्स चलनी है, ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, तो बहुत ईजी वे में सारा काम होता है। वहाँ ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इनको बोलते हैं इपिन-ड्रॉफ ट्यूब्स, ये इपिन-ड्रॉफ ट्यूब्स कहलाती है। तो इसमें और बाकायदा इस ट्यूब में भी क्या इस तरह का एक कैप होता है, तो ये कैप से बंद हो जाती है। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें ले लेते हैं। जिस डीएनए की आपको कॉपी करनी है वो डीएनए मॉलिक्यूल डाल दिया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ले लिया, प्राइमर ले लिया, वो भी डीएनए प्राइमर। ठीक है, और इसके अलावा सारे न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए बनेंगे तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो ऑल न्यूक्लियोटाइड, कितने टाइप के, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होंगे। और कौन कौन से मैंने देखो नाम लिख रखे हैं, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड डीटीटी। ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में लेंगे, याद करो डीएनए रिप्लिकेशन। ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड अच्छी खासी क्वांटिटी में, ए जी सी टी चारों जो है इनको ले लिया। डीएनए प्राइमर और ये डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा, ये होगा स्पेशल टाइप वाला, और वो भी कौन सा, हीट रेजिस्टेंट थर्मोस्टेबल एंजाइम। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज हीट रेजिस्टेंट होगा। इन सबको इसके साथ मिला करके, इसको बंद करके, इस ट्यूब को, इनको इपिन-ड्रॉफ ट्यूब कहते हैं, इसको मशीन में लगा दिया जाता है और फिर टेम्परेचर से सारा काम किया जाए। यहाँ आपको ये एंजाइम के नाम अलग से पूछे जाएंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, कौन सा एंजाइम काम आता है। ठीक है, तो ये एंजाइम आपको मैं अलग से आप ध्यान रख लें। ठीक है, इन पीसीआर स्पेशल टाइप ऑफ हीट रेजिस्टेंट और थर्मोस्टेबल एंजाइम्स आर यूज्ड। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कौन से, जो हॉट वाटर में मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, टेक पॉलीमरेज, यही सबसे ज़्यादा आता है और सबसे मेन यही काम आता है। इट इज़ बीइंग, इसकी बेस्ट एफिशिएंसी होती है 72 डिग्री पर, ये सबसे बढ़िया काम करता है। और ये बैक्टीरिया से मिला, ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। थर्मस एक्वेटिकस का नाम टेक क्यों रखा है, हालांकि इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वैसा ही देखे। थर्मस से लिया टी, जीनस का पहला लेटर, और स्पीशीज का ले लिया ए क्यू, तो ये बन गया टेक पॉलीमरेज। ठीक है, सबसे मेन एंजाइम तो यही है, टेक पॉलीमरेज यूज होता है, बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस, ध्यान रखिए। इसके जैसे फिर एक दो एंजाइम और मिले हैं, जैसे एक है पी फ्लू पॉलीमरेज। पी फ्लू पॉलीमरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया पायरोकोकस फ्लूरियोसस बैक्टीरिया। पायरोकोकस फ्लूरियोसस से मिला पी फ्लू पॉलीमरेज। ठीक है, और एक है वेंट पॉलीमरेज, ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया। ये सब के सब हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है। सबसे मेन यहाँ पर टेक पॉलीमरेज है, बाकी ये दो भी ध्यान रखने, पी फ्लू पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से मिला है, पी फ्लू पॉलीमरेज पायरोकोकस फ्लूरियोसस एंड वेंट पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिटोरेलिस। ठीक है, एंजाइम पूछे जाएंगे, पूछे जा चुके हैं, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब पीसीआर का देखो पूरा प्रोसेस कैसे होता है। पूरा प्रोसेस पीसीआर का एक साइक्लिक प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर से चलता है, और इसीलिए एक ऑटोमेटिक मशीन बन गया, क्योंकि टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन मशीन से हो सकता है। अब देखिए पीसीआर की साइकिल कैसे चलती है, पूरा पीसीआर समझे तो पीसीआर इज ए 3 स्टेप थर्मल साइकिल। 3 स्टेप की थर्मल साइकिल है, क्योंकि टेम्परेचर बेस्ड है, थर्मल साइकिल। 3 स्टेप्स थर्मल साइकिल, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। पीसीआर पर जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम कई बार पूछा जा चुका है। तो डीनेचुरेशन, टेम्परेचर ध्यान रखना 94 डिग्री पर होता है। फिर
एनीलिंग 54 डिग्री और 72 डिग्री पर एक्सटेंशन। ठीक है, ये 3 स्टेप ध्यान रखनी है। टेम्परेचर 94, 54, 72। अब करते कैसे, जैसे मैंने वो ट्यूब बताया, ट्यूब में हमने डीएनए लेके सारी चीजें मिला के मशीन में लगा दिया। ये मान लो वो डीएनए, अब देखो इसको समझिएगा, ये डीएनए है अपना, इसको हमें कॉपी करना है। सबसे पहले हमने 94 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाया, तो 94 डिग्री पर ये क्या आ गया, डीनेचुरेशन। ये आपकी फर्स्ट स्टेप आ गई। और क्या हुआ, डीनेचुरेशन में तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, डीनेचुरेशन। अब उसके बाद इस टेम्परेचर को 54 डिग्री किया गया, तो 54 डिग्री पर होता है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब है पेयरिंग। 54 डिग्री पर क्या होगा, जैसे हम 54 पर लाएंगे तो ये अभी क्या होगा, इसमें जो हमने प्राइमर डाल रखे हैं वो आके जुड़ेंगे। और देखिए प्राइमर कहाँ जुड़ेगा, हमेशा टेम्पलेट के थर्ड एंड पर जुड़ता है, क्योंकि नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनता है, 5 to 3। तो प्राइमर हमेशा टेम्पलेट के थर्ड एंड के सामने बनेगा। तब देखिए या तो 5 है, ये थर्ड है, तो ये मैंने जो कलर से बना रखा है ये 5 to 3 प्राइमर लग गया, इधर यहाँ लगेगा प्राइमर। तो 54 डिग्री के आसपास प्राइमर अटैच होते हैं। 2 सेट के प्राइमर रहेंगे, इधर वाला और इधर वाला, 2 तरह के प्राइमर रहेंगे। तो 2 तरह के प्राइमर अटैच हो गए। अब उसके बाद इस टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा 72 डिग्री पर, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। मतलब इस प्राइमर के आगे, अब डीएनए पॉलीमरेज को हमें पता वो स्टार्ट तो नहीं करता, लेकिन प्राइमर बना वो उसके आगे एक्सटेंड कर देता है। तो ये जो प्राइमर था इसके आगे उसने डीएनए बना दिया, इधर वाले प्राइमर के आगे भी बना दिया, और दोनों स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बन गया, और ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल हो गए। एक डीएनए से 2 डीएनए हो गए, 3 स्टेप में 94, 54, 70, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस। और ये मशीन में ऑटोमेटिक होता है, 94 पे जाएगा, फिर 54, फिर 72, 3 स्टेप में जाकर एक साइकिल होगी। अब ये वापस घूमेगा, फिर से वापस 94 डिग्री, फिर 94, 54, 72। ठीक है, एक मॉलिक्यूल था, 2 हो गए, फिर से घुमाओ इसको, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे। हर बार डीएनए पहले से डबल हो जाएगा। तो डीएनए जो है पहले से डबल हो जाता है हर बार, और इसीलिए कुछ ही साइकिल्स में हम हजारों लाखों मॉलिक्यूल पे पहुंच सकते हैं। हर बार डबल हो रहा है, इसमें कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ये सब टेम्परेचर बेस्ड काम है। तो फ्यू सेकेंड्स का काम है, कुछ सेकेंड्स की स्टेप्स होती है। मतलब डिपेंडिंग ऑन डीएनए सेगमेंट अलग अलग तरह के पीसीआर होते हैं, बट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड में एक साइकिल हो जाती है। कई बार 1 मिनट में 2 साइकिल, कभी कभी 3 साइकिल भी हो जाती है। तो आप देखिए कुछ ही मिनटों का काम है और जाने कितनी साइकिल हो सकती है। बहुत रैपिडली ये काम होता है, पूरी एक्यूरेसी से होगा। इसीलिए जब हम पैथोजन वगैरह टेस्ट करते हैं तो पैथोजन के डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं, ताकि वो हमें पता चले कि हाँ इन्फेक्शन है कि नहीं। ये तो खैर एप्लीकेशन की चीज़ें हैं, बट ये पीसीआर का 3 स्टेप, ये डायग्राम ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पीसीआर पर आया हुआ है, कैसे डीएनए एम्पलीफाई होता है, क्या रहता है। ठीक है, 3 मार्क्स में आ जाता है, 2 मार्क्स में ये साइकिल आनी चाहिए। इसी तरह की एक साइकिल एनसीईआरटी ने बना रखी है, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं। इनके तीनों स्टेप पूछते हैं। टेम्परेचर पूछा जाता है, डीनेचुरेशन 94 डिग्री, एनीलिंग 54, एक्सटेंशन 72, और यही बार बार चलती रहेगी। और डीएनए मॉलिक्यूल, और इनफैक्ट हम साइकिल गिन सकते हैं, क्योंकि हर बार डबल हो रहा है। तो मैथमेटिक्स लगा, हर बार जब डबल हो रहा है तो ध्यान रखें, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल। तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर n नंबर ऑफ साइकिल विल बी 2 to the power n। 2 to the power n फॉर्मूले से निकाल कि हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल विल ऑब्टेन आफ्टर 3 साइकिल, आफ्टर 4 साइकिल, 2 to the power 3। ठीक है, तो 2 to the power 3 कितना हो गया, 8 हो जाएगा, 8 मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्वेश्चन आता कई बार ऑब्जेक्टिव में कि इफ यू वांट 32 डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सिंगल डीएनए, हाउ मेनी पीसीआर साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। तो 32 डीएनए चाहिए, आपको साइकिल पूछा है, n की वैल्यू पूछिए, तो 2 to the power n इज इक्वल टू 32, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 5 साइकिल्स चाहिए। तो हमें अप्रोक्सीमेटली जितने डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर बार डीएनए डबल होता है। और मशीन सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटोमेटिक है। आपको मान लो 10 साइकिल चलानी है, तो आप उसमें फीड कर दो 10 साइकिल, तो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स वो साइकिल चलेगी टेम्परेचर वाली, और फिर मशीन अपने आप रुक जाती है। तो ये ऑटो ऑन होती है, ऑटो ऑफ होती है, और आपको जितनी साइकिल चलानी, जितने अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए उतने मिल जाएंगे। तो पीसीआर का ये काम बहुत ही रैपिड वे में होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, और हीट रेजिस्टेंट एंजाइम मिलने की वजह से अब हम ये काम कर पाते हैं। और टेस्ट ट्यूब, सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में ही किसी भी डिजायर्ड जीन या डीएनए की हम हजारों कॉपीज बना सकते हैं। तो जो हमने डिजायर्ड जीन निकाला, जो हमारा वेक्टर डीएनए है, उनकी हम पीसीआर से नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा लेंगे।
तो फर्स्ट स्टेप में तो डिजायर्ड जीन ऑब्टेन किया, वेक्टर ऑब्टेन किया। सेकेंड स्टेप में अब हमने उनको एम्पलीफाई करके अच्छी खासी क्वांटिटी बना ली। अब हमारी इसके बाद की थर्ड स्टेप में अब इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको, डिजायर्ड जीन को और वेक्टर को, दोनों को जोड़ के आरडीएनए बनाएंगे, वो हमारी अगली स्टेप में आएगा। तो ये प्रोसीजर की सेकेंड स्टेप थी। एनसीईआरटी में सेकेंड स्टेप कहाँ है, जरा इस चीज को भी देख लें। तो हम एनसीईआरटी पर चलते हैं। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 202, वापस वहीं चले जाओ, प्रोसीजर था अपना। प्रोसीजर ये 201 से शुरू हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप बताई थी। फिर ये पेज नंबर 202 पे ये पैराग्राफ तो हो गया। अभी इस पैराग्राफ को अपन स्टेप 3 में लेंगे, ये मैंने 3 लिख रखा है। ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब डिजायर्ड जीन, और ये पीसीआर के बारे में दे रखा है, और यही डायग्राम एग्जाम में आ चुका है। एज सच वही 3 स्टेप्स है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, यहाँ भी समझ सकते हैं, ठीक है। और बल्कि आगे लिख रहा है कि 30 साइकिल्स के बाद करीब करीब 1 बिलियन मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा एक पैराग्राफ में ये पीसीआर के बारे में समझा रखा है, पीसीआर क्या है क्या नहीं। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का मतलब है प्राइमर। प्राइमर 8-10 बेस पेयर का होता है, 8-10 यूनिट को हम ओलिगो कहते हैं, ठीक है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। और बाकी ये पूरा पीसीआर का पूरा पार्ट है, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, ये पेज नंबर 202, 203 पर, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो काम हो गया, हमने प्रोसीजर की 2 स्टेप पढ़ी, डिजायर्ड जीन का आइसोलेशन और उसके बाद में डिजायर्ड जीन और वेक्टर का पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन। अब आरडीएनए कैसे बनेगा और कैसे हम उसको ट्रांसफर करेंगे, आगे प्रोसीजर की अगली स्टेप में लेंगे।